न केवल घर की शोभा बढ़ाती है बल्कि देश की ताकत भी होती है। इन्हीं महिलाओं की त्याग, समर्पण और जीत की कहानी आज हम हमारे खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में बताएंगे। घर की बेटी लक्ष्मी कार्यक्रम में आज हमारे साथ राजस्थान की फेमस सिंगर मधु भाट मौजूद है। स्वागत है मधु जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने आज हमें अपने कार्यक्रम में बुलाया। जैसा कि आपकी सुरीली जो आवाज़ है वो कानों से जाकर सीधे दिल पर उतरती है। आप राजस्थान की फेमस सिंगर है और इतना ही नहीं, यहाँ के युवाओं के दिल की एक धड़कन भी है जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आपको। सबसे पहले मैं आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक सफल महिला के पीछे की जीवनी कहीं ना कहीं संघर्षों से भरी होती है। आपका संघर्ष, आपकी जीवनी कैसी रही? मेरा जीवन नेचुरली खुशियों से और संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन मैं अगर संघर्ष से शुरू करके खुशियों पे आऊँ तो यही कहना चाहूँगी कि एक छोटे से गांव में मैं अपनी नानी के पास पली बड़ी, थोड़ी सी बड़ी हुई उसके बाद मैं जयपुर में आई और मेरा जो जन्म है वो अजमेर में एक मेरा ननिहाल है नाहरपुरा, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और मेरी मम्मी और मेरे पापा यहाँ आ गए थे जयपुर में, और मैं जब वहाँ रह गई नानी के पास। तो मुझे सबसे बड़ा संघर्ष तो मेरा यही हुआ कि मुझे मेरी पेरेंट्स यानी मेरे मम्मी पापा से दूर रखा गया बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी, यानी कि 2-3 साल से लेकर 8 साल तक। तो वो स्ट्रगल मुझे बिल्कुल भी मेरे को नहीं समझ में आता था। मैं बहुत रोती थी कि मुझे लेके जाओ जयपुर, लेकिन क्योंकि मेरी नानी अकेली थी इस वजह से मुझे वहाँ रखा गया। तो ये स्ट्रगल था बचपन का। उसके बाद मैंने स्कूलिंग यहाँ जयपुर में आके ही मैंने की, और थोड़ी स्कूलिंग भी लेट हो गई और सरकारी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। तो वो भी एक स्ट्रगल था कि जहाँ पर आज के बच्चे स्टार्टिंग में ही इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, सीखते हैं, मेरे को तो 6th क्लास में जाके मैंने फर्स्ट बड़ी वाली ABCD लिखना और पढ़ना शुरू किया था। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं, मेरा स्ट्रगल कह सकते हैं, जो मुझे आज तक सहन करना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रगल था। देन फिर अगर मैं दिखाना चाहूँ कि म्यूज़िक जर्नी मेरी कब स्टार्ट हुई। फैमिली में हम 5 बहनें 2 भाई, मेरे माता पिता, पापा मेरे RAC राजस्थान पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, एक दीदी हैं वो आंगनबाड़ी में हैं, और मैं सिंगर हूँ। और मैं सिंगर कैसे बनी इसके पीछे की स्टोरी अपन धीरे अभी बातों में बताने वाली हूँ आपको। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि सिंगर बनने के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बचपन से ही आपको सिंगिंग का शौक था या धीरे धीरे ये शौक आपका देखने को मिला? चूँकि ऐसा होता है ना कि एक हमारा ड्रीम होता है, कई लोग बचपन से ही उस ड्रीम के पीछे रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं अब हमें इस ड्रीम को पूरा करना है, और कुछ लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि वो वहाँ से अपने जीवन का या अपने एम को शुरू करते हैं। तो आपके साथ में ये सिंगिंग वाला जो बुखार था वो कब उत्पन्न हुआ? एक्चुअली देखो, बचपन से मैंने आपको बताया थोड़ी सी हम कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, तो लड़कियों के सपनों पर कोई बात नहीं होती है, सिर्फ आपको जितना नॉर्मल पढ़ने दिया जाए और फिर जल्दी शादी हो जाती है। हमारे समाज का इशू है कि बस आपके 5-5 लड़कियां हैं। मेरे पापा को बहुत मेरे परिवार वाले जो होते हैं समाज के लोग, वो टॉर्चर करते थे कि जल्दी जल्दी इनकी शादी करो। तो एक एज भी तो होती है शादी की, लेकिन नहीं, बाल विवाह करो इनका और बस। लेकिन मैं थोड़ी सी इस मामले में थोड़ी सी अग्रेसिव बोल सकते हो, बागी बोल सकते हो, गलत कुछ होते हुए मेरे से देखा नहीं जाता। मैंने जब इनिशियली स्टेज पर मैंने अपने आप को देखा कि मेरे साथ कुछ ऐसी कोई पावर, ऐसी ताकत, एक नॉर्मल परिवार में जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही मैं हो रही थी। लेकिन एक हादसा मेरी ज़िंदगी का ऐसा हुआ जिसने मुझे आप सभी के बीच में कलाकार बना दिया। वो हादसा क्या था? एक्चुअली एक ऐसा रोड एक्सीडेंट जिससे 2 साल के लिए मैं बेड पर थी, तो अकेली थी, परेशान थी, फैमिली साथ दे रही थी, लेकिन मेंटली लेवल पर मैं अकेली थी। तो मैंने मेरे इस दर्द को, इस स्ट्रगल को मैंने मेरी ताकत बनाया और मैंने रियाज़ करना शुरू किया। मैंने थोड़ा पहले यूट्यूब और ये तो था नहीं, टीवी पर भी इतने ज़्यादा ये सब म्यूज़िक से रिलेटेड इतना कुछ नहीं आता था, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वह राह है, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है और महादेव साथ देता है। तो इसी तरह से मैंने मेरी ज़िंदगी को देखा कि जो टाइम जो था उस टाइम को कैसे मैंने यूटिलाइज़ किया, वो मुझे बहुत मेरी ज़िंदगी का सबसे वैसा टाइम लगता है जब मैंने अपने आप को निखारना, संवारना, समझना। क्योंकि वो जो हादसा था ना, उसने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया था। मैं खुद डैमेज जो थी, लेकिन एक सामाजिक तौर पर, एक मेंटली तौर पर मैं काफ़ी
अलग हो चुकी थी, जो मेरी बचपन की कहानी थी। तो पढ़ाई भी ब्रेक हो गई, आपका अस्तित्व ब्रेक हो गया, फिर आपने फिर से शुरू, मतलब एक न्यू ज़िंदगी मेरी शुरू हुई जहाँ पर मैं सिंगर थी। तो लेकिन सिंगर बनने से भी पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं थिएटर आर्टिस्ट थी। मैंने रविंद्र रंगमंच से अपनी शुरुआत की। सबसे पहले मैं रविंद्र रंगमंच पे गई, मेरा एक पहला प्ले हुआ वाह जनाब करके, समीर राजी के अंडर में। और उसके बाद फिर मुझे अगले दिन क्या पेपर में मेरी फ़ोटो आ गई, उस बाय चांस होता ना कई बार लकी तो मेरी फ़ोटो आई, तो मैंने कहा ये फ़ोटो, और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पापा मम्मी को भी दिखाया। और वो जो सर थे, समीर सर, उन्होंने कॉल किया। आई थिंक मेरे पड़ोसी का नंबर दिया जाता है ना, ऐसे पहले नंबर, अपने पास फ़ोन नहीं होता था, तो फ़ोन आया कि आप आइए मिलिए, आपका फ़ोटो भी आया है और आपके साथ कुछ प्ले करते हैं। तो फिर मैं प्ले में, मतलब फिर मैं थिएटर में जुड़ गई, थिएटर से जुड़ गई। मैंने 4 साल थिएटर किया, नेशनल स्कॉलरशिप ली, काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा था। मगर मेरे जो सीआईडी पुलिस वाले मनोज भैया हैं, उनको एक्टिंग थोड़ी कम पसंद थी। उन्होंने कहा सिंगर बनो, आप सिंगिंग कर सकते हो। फिर मेरा स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि राजस्थान संगीत संस्थान में एडमिशन हुआ। फिर मैंने पूरी वहाँ से पढ़ाई की। फिर मेरी जब पढ़ाई शुरू हुई दोबारा मेरे एक्सीडेंट के बाद, तब मैंने 11th में म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया। फिर अब तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए भी किया, देन अब मेरी पीएचडी भी चल रही है। लेकिन जो इनिशियली जो 7-8 साल का जो एक बहुत स्ट्रगल था, जिसमें क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं म्यूज़िक प्रॉपर सीख नहीं पा रही थी, गुरु के साथ नहीं सीख पा रही थी। और वो, लेकिन जैसे तैसे कहता ना कि अगर आपने अपने ऊपर भरोसा किया है तो आपको मंजिल मिलती ज़रूर है। बिल्कुल, बहुत लंबा सफ़र ये रहा आपका और संघर्षों से भरा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है मधु जी कि जब हम अपने सपनों की उड़ान भरने के बारे में सोचते हैं, एक सपना लेकर चलते हैं, तो उस सपने में हमारा साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको एकदम से लगा कि यार मैं सिंगर बन सकती हूँ, और जब आपकी ऐसे दुर्घटना वाली ये जो बात हुई, उस दरमियान आप जब बिस्तर पे थे तो आपने उस समय को कहीं ना कहीं ऐसे यूटिलाइज़ किया। लेकिन जब आपने ये बात अपने परिवार को बोली कि मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने बताया मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, ऐसे में परिवार ने उस दरमियान आपका कितना सपोर्ट किया? क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि बेटियों को सपोर्ट करने के लिए परिवार का हर सदस्य आ गया है, किसी ने तो आपको रोका टोका होगा। एक्चुअली हमारे परिवार में लड़कियों को बिल्कुल ऐसे देखा जाता है कि भाई ठीक है, बेटियां हैं तो घर में अंदर हैं, बाहर ना आए, चूल्हा चौका स्कूल करे। जाएं, और हाँ बस मुश्किल से, नो डाउट, क्योंकि फादर आरएस राजस्थान में पुलिस में इंस्पेक्टर रहे, तो हमें स्कूल जाने का था। और ठीक है, हम थोड़े ऐसे भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ इतना मेंटली हमारे अंदर ये था कि हमें बहुत ज़्यादा उड़ान नहीं दी गई थी। तो जब मैं इस फील्ड में, जब मैंने कहता कि काम शुरू किया, तो नेचुरली पापा ने कहा ये क्या लेट लेट आना, भाइयों ने पूछा लेट लेट आना, और बाकी सारी बहनें मेरी बहुत छोटी थी क्योंकि मैं खुद बहुत छोटी थी। लेकिन फिर वही होता ना कि जब आप जा रहे होते तो फिर सब सवाल पूछते, तो मम्मी और मैं, तो मतलब मैंने ये कहा कि देखो मम्मी, मुझे सिंगर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मुझे स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, घर बैठे तो कोई अपॉर्चुनिटी आती नहीं है। आज तो फिर भी नेट पे सब बैठ के आप सब देख लेते हो, उस वक्त तो आपको कहीं ना जाना ही पड़ेगा। तो फिर स्ट्रगल करना पड़ा, पापा से डांट खानी पड़ी, भाइयों से डांट खानी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो वो सब खुश हो गए। आज मेरा पूरा परिवार मुझ पर प्राउड करता है, इवन समाज प्राउड करता है। और मुझे खुद को अपने ऊपर इतना अच्छा लगता है कि सच में एक लड़की की कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो खुद की वैल्यू नहीं समझती, तो मैं ऐसा मानती हूँ। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है घर की बेटी लक्ष्मी, इसमें हम बेटियों के त्याग, समर्पण और जीत की कहानी बताते हैं कि किस तरीके से एक महिला अपने लिए जीती है, समाज को कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है उसको फेस करती है। ऐसे में जैसा कि आपने बताया आपका स्ट्रगल रहा, फर्स्ट टाइम आप जब थिएटर पर गए होंगे तो आपका जो एक डर सा होता है, थिएटर पर जाने पर एक डर सा महसूस होता है कि मैं इतने सारे लोगों को कैसे फेस करूं, वो डर आपने कैसे खत्म किया? बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब आपकी फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा खुलकर बात करने की अनुमति नहीं होती, या आपको ये बताया जाता है कि आप लड़की हो, और लड़का, मतलब भाई और बहन में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क अपन अपनी फैमिली में ही देख लेते हैं। आई एम सॉरी टू से, मुझे कहने में कैमरे के सामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी तो फैमिली को ये था कि बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बेटे को कम दी जाएगी, तो वो मुझे बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन क्योंकि था तो था।
तो मैं बगावत करने में थोड़ी सी कि अपनी इमेज बनाने में लगना या फिर काम करके दिखाओ तो फिर बेटी बेटा सब बराबर हो जाते हैं। तो घर में माहौल नहीं मिलने की वजह से बाहर आपको एक्स्ट्रा डर लगता है, ठीक है, क्योंकि आप एक तो कि क्या बोलो, कैसे बोलो, कितना बोलो, कुछ समझ नहीं आता आपको, क्योंकि आपको ट्रेनिंग तो मिली नहीं होती। Right. और फिर ऊपर से आपका एजुकेशन इतना वीक है अगर, तो आप और डरोगे। तो मेरे साथ बहुत सारे डरने की, आज भी मुझे एजुकेशन का डर लगता है। मुझे थोड़ा सा ब्यूटी कॉन्शियस भी मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सांवली थी तो मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था। आज तो सारे कलर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। आज तो थर्ड जेंडर को भी कितनी मान्यता मिल गई। पहले कहाँ बेचारे कितना स्ट्रगल कर रहे थे। जो लोग हाइट में कम होते थे उन्हें हमेशा टॉर्चर किया जाता था। मतलब हमारे समाज का इशू ही है ये सिर्फ इंडिया में और इधर में भी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है कि हर मुद्दों पे बात होती है जिसमें कमी हो, खूबियों की बात थोड़ी कम करना पसंद करते हैं। आप ही के सवाल के आप ही के जवाब से मैं एक बात जानना चाहूँगी, चूँकि आपने कहा कि आज तो बहुत कुछ बदला है। उस दौर की मैं बात करूँ जब आपका स्ट्रगल था, और आज की मैं बात करूँ जब आप सक्सेस हो गए हैं, क्या अंतर नज़र आया आपको? एक तो मैं खुल के सांस ले सकती हूँ, मेरी जो इच्छा है मैं वो कर सकती हूँ, जो मुझे करना है वो मैं कर सकती हूँ। पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, पेरेंट्स मेरे हर डिसीजन में साथ खड़े होते हैं। उनको मेरा हर प्रयास, इवन जब मैं अमेरिका भी गई तो मैं उनको मैं बताया, बस मैं कई बार पूछते नहीं है बच्चे, सिर्फ बताते हैं। तो वो इसलिए बताते हैं क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे पेरेंट्स मुझे मना नहीं करेंगे, या क्योंकि मैंने उनके साथ कभी कोई ऐसी मतलब कहता ना कि गलत उसमें नहीं चले गए बच्चे, तो इस वजह से पेरेंट्स को पूरा विश्वास हो चुका है। तो अब सब बदल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मैं पुरानी ज़िंदगी अब तक जी रही होती तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होती, क्योंकि वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी। मतलब उसके बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हर उसमें होते हैं। उसमें कुछ छोटे से, बस उसमें ये था कि ये जो सोशल मीडिया नहीं था तो हम हमारी असली ज़िंदगी जी रहे होते थे। लेकिन असली ज़िंदगी भी जी रहे होते तो मेरे साथ ये स्ट्रगल था कि मुझे बचपन में जब मैं खेलने बहुत ज़्यादा जाती थी तो मेरी मार पड़ती थी। अच्छा। कि घर में रहो, या क्योंकि मैं थोड़ी सी बच्चों में अंतर होता है। मैं थोड़ी सी चंचल स्वभाव की बच्ची हूँ। मुझे घर में रहना और घर के काम करना और ये सब मुझे बचपन से ही पसंद नहीं था। तो फिर मुझे घर में कोई कैसे कैद कर सकता था, इसलिए मेरे को बाहर निकलने का मौका भगवान ने दे दिया और मैं बाहर आ गई। जैसा कि आपने बताया कि मैं बाहर निकल चुकी हूँ अब, और राजस्थान के बाहर भी आपने कई देशों में अपना परचम लहराया है, कई गीत गाए हैं। कहाँ कहाँ आपने गीत गाए हैं और कितना क्या कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला? देखिए, पूरा हमारा राजस्थान, हमारा इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी भगवान ने मुझे इतना मौका दिया कि मैंने अपने संगीत की लहरें लहराई हैं। लंदन गई, अमेरिका गई, और मतलब दुबई, मॉरिशस गई, और कई गवर्नमेंट्स के शोज़ भी मैंने करे, कोई पर्सनल शोज़ भी मैंने करे। और मुझे लाइफ को एंजॉय करने का, घूमने का, मेरा दृष्टिकोण जो ये बदला है वो इसीलिए क्योंकि मुझे घूमने का बहुत अवसर मिला। और परफॉर्मेंस में तो ये है कि मैं राजस्थान के गानों को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि आई लव माई राजस्थानी सॉन्ग्स, आई लव माई राजस्थान। और राजस्थान में भी मतलब ये जो संगीत जो इतना खूबसूरत सेमी क्लासिकल मिक्स होके लोक गायन जो है वो बहुत पसंद है। और हर तरह का गाना गाती हूँ मैं, ताकि कोई भी श्रोता निराश होके ना जाए किसी भी इवेंट से। कि एक तो एज वाइज अगर हम देखें तो जिस भी एज के श्रोता होते हैं उनके हिसाब से हम उस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर देते हैं। राजस्थान की बेटियों के लिए भी आपने कई गीत गाए हैं, जी। एक गीत हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी ये गाना स्पेशली मैंने राजस्थान की बेटियों के लिए लिखा था। वैसे इस गाने को मैं पूरे वर्ल्ड की, पूरे इंडिया की बेटियों के लिए भी लिख सकती हूँ, और ये बहुत प्यारा गाना है, आपके लिए मैं ज़रूर गाऊंगी। हाँ सुरीली है, आ सजीली है, आ हटीली है, आ रंगीली है, राजस्थान री बेटी हो, राजस्थान री बेटी, राजस्थान री बेटी हो, राजस्थान री बेटी, राजस्थान री बेटी रो में काई काई करारे गुणगान, ई बेटी रो रुतबो ऊंचो, ई बेटी री शान हो, घूमर घालेली हो, सबने सुनावेली हो, मंगल गावेली, झूमर नाचेली
हो राजस्थान री बेटी, हो राजस्थान री बेटी, राजस्थान री बेटी, हो राजस्थान री बेटी। बहुत खूब, बहुत सुरीली आवाज़ में आपने हमारे दर्शकों का जो दिल है वो जीत लिया है। माँ सरस्वती कहीं ना कहीं आपकी साक्षात जीभ पे बैठी हुई है। जैसा कि आपने ये गीत गाया तो मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए एकदम उस माया में जा चुकी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो अगर कोई मच। एक नन्ही बच्ची है, मैं कहूँ कि वो भी आपकी तरह सिंगर बनना चाहती है, वो भी स्ट्रगल की दुनिया से बाहर निकलकर आपकी तरह पूरे देश विदेश में परचम लहराना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है? आप क्या उसे संदेश देना चाहेंगे? आपके नज़रिए से वो कैसे अपने आप को बदल कर वहाँ तक पहुँच सकती है? मेरा मेरा उस बच्ची से सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स से ही ये कहना है कि जब आपने किसी को जन्म दिया है तो उस बेटी का, उस बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाए कि उसकी मानसिकता, उसको इच्छा क्या है, उसके सपने क्या हैं। बचपन में ही पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा, तो जैसा कि पेरेंट्स ने हमारी भी अपब्रिंगिंग की है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाए, और जब बच्चे में ये काबिलियत आ जाए कि वो ये सपना उसका है, मान लिया सिंगर बनना चाहता है, तो सिंगर बनने की सबसे पहली सीढ़ी या सबसे पहला ही सूत्र यही है कि वो रियाज करे, वो अच्छे गुरु से सीखे, वो यूट्यूब पर ऑनलाइन और सोशल मीडिया के भरोसे ना बैठे, क्योंकि जो गुरु आपको मतलब तालीम दे सकता है वो कोई भी सोशल मीडिया नहीं दे सकता। गुरु से सीखने के बाद आपके पास अब इतने ऑप्शंस हैं, फिर आप अपने आप को इसमें डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि अब बल्कि देखा जाए तो आप खुद अपने मतलब निर्माण कर सकते हो किसी भी चीज़ का। पहले तो आपको किसी के पास जाके कि हमें गवा लीजिए आप अपनी फिल्म में या अपने एल्बम में, अब तो आप खुद एल्बम बनाओ, खुद हिट हो जाओ, तो सोशल मीडिया के स्टार्स होते हैं। आपके भी कोई गुरु है? बिल्कुल, मेरी गुरु मेरी माँ सरस्वती है, और क्योंकि मैंने राजस्थान संगीत संस्थान से एमए किया, तो वहाँ पर मैंने पंडित आलोक भट्ट जी से भी सीखा हुआ है, सुमन यादव मैम से भी सीखा हुआ है, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी से भी सीखा हुआ है, और ऐसे तो मैं आपसे भी सीख सकती हूँ। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपके अंदर कोई बात है, तो मैं आपसे भी मेरे को सीखना बहुत पसंद है। और वैसे देखा जाए तो मेरी माँ सरस्वती और लता माँ, ये दो ही गुरु रहे हैं मेरे। जी बिल्कुल। मधु जी, आपके जीवन का कोई एक ऐसा पहलू या एक ऐसी कोई घटना आप बताएं जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हुए हो या वो दिन आपको हमेशा के लिए याद रहा हो? बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन मैं मानती हूँ जब मैं 13 जनवरी 2013 को वर्ल्ड की यानी कि भारत रत्न हमारी लता मंगेशकर माँ से मैं मिली थी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन को याद कर कर आज भी मेरे गूज़बम्स आते हैं, और मैं ऐसा अपने आप को इतनी सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि उनसे मिलना, साक्षात सरस्वती माँ से मिलना, और आज जो जितना भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, जितनी भी मैं मेहनत कर रही हूँ, वो सब उनके आशीर्वाद से मुझे लग रहा है मैं कर रही हूँ। तो मैं 13 जनवरी 2013 कभी नहीं भूल सकती। जी, आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है, माता पिता का हो या आपके गुरु का हो या आपके दोस्तों का हो। आशीर्वाद और साथ हमें कहीं ना कहीं हमारी ऊंचाइयों तक ले जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगी कि क्या महिला होना आसान है? बिल्कुल, महिला होना आसान नहीं है। उसके साथ बहुत सारी ऐसी मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रगल, कह सकते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कह सकते हैं। तो महिला को पता होना चाहिए कि महिला और पुरुष में अंतर होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी से बराबरी नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो खुद को पता होना चाहिए। दूसरा हमारे हमारे बारे में कोई भी मानसिकता रख सकता है, लेकिन जब हमें पता होगा कि हम क्या हैं, तो शायद हम किसी और को जज करने का मौका नहीं देंगे। ऐसा होता है ना कि घर में बेटी होती है, बेटा खुल खुल करके हंस करके अपने साथ जो हो रहा होता है गर्लफ्रेंड्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वही बात अगर बेटी कहे तो क्या तुम नाक कटवाओगी, क्या तुम ये करने वाली हो। परिवार में बहुत सारी यातनाएं, दूसरों की तो बात हम बाद में करें, लेकिन परिवार वाले ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। छोटे कपड़े मत पहनो, आप ये वाले सपने नहीं देख सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो ऐसा कब तक? भले ही ठीक है, आज़ादी 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं और हमारा देश आज़ाद है, यहाँ बहुत सारी महिलाएं आज हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, क्षेत्र है जहाँ आज भी महिलाओं की स्थिति जस की तस है। बिल्कुल, यही मैं अगर कहूँ, भगवान से भी कहूँ कि कुछ
ताकत तो आपने बहुत दी हमें, लेकिन उसको कहते ना कि उस ताकत को पहचानने के लिए जो एक शक्ति होती है वो अब, क्योंकि जब पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई हैं, योजनाएं चलाई हैं, जिसकी वजह से एक नारी अपने हक के लिए बात कर सकती है, अपने आप को खुल के जी सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पे अगर आप घूंघट निकाल के ही बैठे हो गाँव में, या आप शहरों में भी कई जगह पे अपन देखते हैं, तो कब तक वो औरत अपने सपनों को मारेगी, है ना? कब तक वो सिर्फ घर का काम करना, नो डाउट, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा काम है। आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो आपने पूरे घर को संभाला हुआ है, फिर तब आपके पुरुष जाके बाहर काम करते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो नो डाउट वो छोटा मोटा काम नहीं है। मगर अगर उसके ऊपर भी अगर किसी भी महिला को कोई हुनर करना है या उसका सपना है, तो मुझे लगता है प्लीज करने दो, क्योंकि वो घुट घुट के जी रही होगी। इससे अच्छा ये है कि वो बाहर या आपके साथ आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो, उसमें कोई बुरा प्रॉब्लम नहीं है जी। कहा जाता है कि एक लड़की का कोई घर नहीं होता, लड़की पराया धन होती है। इस पर आपकी क्या सोच है? लड़की खूब जम के कमाए, अपना नाम बनाए, और फिर देखिए कैसे लड़की का घर नहीं होता। मेरा तो खुद का घर है और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद को यही, मुझे सारी गर्ल्स को यही कहना है, अपना घर बनाओ ना, पहले आप शादी भी करो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि शादी से पहले पिता पर डिपेंड, शादी के बाद पति पर डिपेंड। हाँ, तो अपना डिपेंडेंसी तो खत्म करनी है। मैं सच में हर किसी से यही कहना, हर गर्ल से यही कहना चाहूंगी, ओवर नहीं होना, क्योंकि जब मैंने पहले ये बात रख दी कि एक महिला होना ही अपने आप में बहुत बड़े प्राउड की बात है, तो उस प्राउड को आप आगे बढ़ाइए ना, आप बनिए महिला और अपने हुनर पे ध्यान दीजिए। आप और चीज़ों पे ध्यान ना देकर, मुझे ऐसा लगता है अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी जो कहते हैं ना गरिमा जो होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जब आपका खुद का घर बने तो उस पर आप गर्व कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड करते हैं तो वो स्ट्रगल खत्म हो जाता है, फिर सारी महिलाएं एक दूसरे की दुश्मन बन जाती है। इससे अच्छा है कि आप अपना काम करके अपना घर खुद का बना लो। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, हमने देखा है कि कभी भी कुछ गलत होता है या बेटियों के साथ भी गलत होता है तो उसमें गलती बेटी की होती है। वो इसलिए क्योंकि वो बेटी है, बेटा नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि बेटियों को इसलिए गलत ठहराया जाता है क्योंकि वो बेटी है। लेकिन क्या बेटी होना गुनाह है? आज के दौर की मैं बात करूं तो पहले महिलाएं जाती है, बोलती है बेटी होने वाला है, बेटी होने वाली है, बेटा होने वाला है। तो ये इसे पाप क्यों समझते हैं, इसे गुनाह क्यों समझते हैं? वही कि पहले की मेंटालिटी तो यही होती थी ना कि इस शादी में दहेज बहुत देना पड़ेगा, तो लड़की हो गई तो लो साहब दहेज। फिर क्योंकि लड़की हो गई तो डर भी रहता है कि कहीं इसके साथ कुछ ऐसा। तो मैं मानती हूँ कि पुरुष को भी अपनी मानसिकता थोड़ी थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा बदलनी चाहिए। और जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कतई नहीं डरना चाहिए अगर बच्ची हो गई है तो, क्योंकि उसको इतना काबिल बना दो कि वो समाज में अच्छे से अपना नाम बना सके, उठ सके, और आपको कभी तकलीफ नहीं होगी कि मेरी बेटी क्यों हुई। तो उसको इतना काबिल आपको बनाना पड़ेगा। और थोड़ी सरकार से और मतलब मेरी एक तरह से दरखास्त है कि आप प्लीज़ ऐसे कानून बनाएं कि अगर किसी भी महिला के साथ कहीं भी गलत हो रहा हो तो उसको तुरंत रिजल्ट दे दो आप। तो ये जो कानून में ना केस चलता है फिर बाद में रिजल्ट आता है, मेरा ये मानना है कि तुरंत दोगे तभी तो किसी अपराधी को पता चलेगा कि किस लेवल का अपराध करने से हमें क्या सजा मिलेगी। तो मेरा यही मानना है। मैं कई जगह लड़कियां भी गलत होती है, बेटियां भी गलत होती है। तो ये तो मैंने कहा ही ना कि औरत मतलब गर्ल्स को जब खुद पता होगा कि मैं एक गर्ल हूँ तो किसी के बराबर या किसी से नीचे नहीं हूँ, मैं खुद एक गर्ल हूँ। यानी कि मुझे ना ओवर होना है। और नो डाउट जैसे कि दुनिया अभी इस पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने लगी है, इतना ज़्यादा ओवर हो गया है कि बहुत सारी बातें जो मैं अभी कैमरे पर नहीं बोलना चाहती। लेकिन हाँ, अगर लड़की लड़की रहे तो ही सही होगा। अगर वो लड़कों से बराबरी करेगी या उतना ओपन होने की कोशिश करेगी जितने लड़के ओपन होते थे, तो फिर तो वही बात हो गई कि जो लड़कों ने किया वो लड़कियां कर रही हैं अब। मतलब आपको किसी का बदला थोड़ी ना लेना है, आपको सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। तो बदला लेने की सोच रखेंगे तो मुझे लगता है तो कभी कुछ बदल ही नहीं पाएगा, जी। समाज बदल ही नहीं पाएगा। आपके करियर की बात करें तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। किन किन आर्टिस्ट के साथ में आपने काम किया है? हाँ, वही मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बहुत से दिग्गज गुणी कलाकारों के साथ, या यूँ कह सकते हैं गुरुजनों के साथ, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। मगर
इसी श्रृंखला में मैं बात करूँ तो सबसे पहले पंडित विश्व मोहन भट्ट जी, जो कि ग्रामी अवार्डेड पद्मश्री पद्म भूषण हैं, उनके साथ एक स्टेज शेयर करना मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अविस्मरणीय दिन है। और बाकी जैसे स्टार्स में बात की जाए तो हमारे कैलाश खेर जी के साथ परफॉर्म किया, सुनिधि चौहान के साथ किया, और भी बहुत अच्छे और गुणी जन जिनके साथ परफॉर्म करके मतलब ऐसा लगता है कि यस। पर रविंद्र जैन साहब जो कि हमारे इतने गुणी म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, उनके साथ परफॉर्म किया, सुरेश वाडेकर साहब के साथ परफॉर्म किया, यूएस में मैंने किया। मतलब मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे काफ़ी अचीवमेंट मिले हैं जीवन के। मधु जी, हमने सुना है कि आपको राजस्थान की सुनिधि चौहान के नाम से पुकारा जाता है, क्या रीज़न है इसका? रीज़न इसका ये है कि जब मैंने गाना शुरू किया था तो लता जी के गाने गाकर सुनकर तो हम सभी सिंगर बने हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, लेकिन सुनिधि चौहान जी के जब उन दिनों गाने आए थे और जो जिस तरीके से वो गाती हैं और जिस तरीके से वो परफॉर्म करती हैं, तो मेरे ब्लड में मतलब ऐसा लगा पूरी सुनिधि चौहान जी उतर आई। तो मैं भी जब परफॉर्म करती हूँ तो हालांकि ये मेरे को कहने की बात नहीं है, जब परफॉर्म करते हैं तो ऑलरेडी वो समझ जाती है ऑडियंस, और एनर्जी, गानों का सिलेक्शन, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू मतलब इंट्रैक्शन जो होता है जैसे ऑडियंस के साथ, तो वो जो पावर, वो जो एनर्जी है, तो वो राजस्थान की सुनिधि चौहान जब कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि रियली जब मैं सुनिधि चौहान जी को देखती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनके गाने, उनकी वीडियो देखती हूँ या उनको उनके लाइव शोज भी देखे हैं, तो मुझे ये लगता है कि मेरा आईना दिखता है मुझे। आई लव हर एक्चुअली। वो भी मेरी गुरु हैं, लता माँ के बाद मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। तो फिर हो जाए एक दर्शकों के लिए अच्छा सा गाना। हाँ क्यों नहीं, उन्हीं का गा देती हूँ। बिल्कुल उन्हीं गाइए। की बात चल रही है। मन सात समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया, हो मन सात समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। वाह, क्या बात है, रू रू कपा दिया आपने तो, इतना प्यारा गाना गाया, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट भी हमारा बहुत खूबसूरत हुआ। आज की युवा पीढ़ी को, आज की महिलाओं को इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके स्ट्रगल के बारे में, आपकी जीत के बारे में, आपके सम्मान के बारे में, आपके परिवार के बारे में बहुत कुछ हम इससे सीख सकते हैं। आगे भी हम एक संघर्षरत ऐसी ही बेटी की कहानी लेकर आते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।